हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा क्लास 12 का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में कवर करेंगे। कंप्लीट इंट्रोडक्शन बड़े ध्यान से समझना है आपने, क्योंकि इसका बारीक बारीक सा इंट्रोडक्शन आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझने में हेल्प करेगा। और सबसे पहले मैं आपको हैप्पी न्यू ईयर की विशेष देना चाहता हूं, क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर है और आज ही के दिन मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या होता है। क्लास 11th के अंदर आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा वेक्टर के बारे में। कुछ कुछ वो चीज़ें भी हैं और कुछ नई चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। सबसे पहले देखो, हमें दो टाइप की क्वांटिटीज हम पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर भी। हम क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। तो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं हमारी? एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है हमारी, आपने क्लास 11th में पढ़ा है। और दूसरी क्वांटिटी जो होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब किसी भी क्वांटिटी को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? अगर ओनली मैग्नीट्यूड मीन्स उसकी वैल्यू हमें गिवन हो तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। वैल्यू के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर हमें गिवन हो तो उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, ये चीज तो क्लियर है। अब बात आती है यहां पे ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। कौन कौन से ऑपरेशंस हम यहाँ पे क्लास 11 इसमें 12th में सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगी हमारी? ऑपरेशंस ऑन वेक्टर। तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट। अब लाइन क्या होती है बच्चों? देखो, ये हमारी क्या हो गई? एक लाइन हो गई जिसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मतलब हमें ना तो स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना एंडिंग पॉइंट पता है। और लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है? इस लाइन का एक पोर्शन। ठीक है, ये हो गई हमारी लाइन सेगमेंट। यहां पे नेमिंग कर लेते हैं, ये ए और बी। अब यहां पे एक वर्ड आता है हमारा डायरेक्टेड लाइन। क्या आता है? डायरेक्टेड लाइन। अगर मैं सिंपल लाइन की बात करूं, ए बी लाइन है हमारी, तो ये हमारी स्केलर क्वांटिटी में अंदर आ जाएगी। अगर मैं डायरेक्टेड लाइन की बात करूं तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आएगी। अब डायरेक्टेड के अंदर क्या होगी? यहां पे मुझे डायरेक्शन शो करनी पड़ेगी, ए टू बी। डायरेक्टेड लाइन क्या हो जाएगी? ए टू बी। और हम इसको कैसे लिखेंगे? ए बी। और वेक्टर का साइन क्या होता है? इस तरीके से एक एरो लगा दी जाती है। क्लियर है? अब यहां पे इसको मान लो हम ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसके ऊपर एरो लगा देंगे। ये किसके इक्वल हो गया? हमारा ए वेक्टर। इसको बोलेंगे हम डायरेक्टेड लाइन। क्लियर है? अब यहां पे ए क्या होगा? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ए इक्वल टू स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट। और किस तरफ जा रहा है? बी की तरफ। तो बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पे एंडिंग पॉइंट। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीजें बता रहा हूं, बट ये आपको ध्यान देनी है। अगर ए टू बी डायरेक्शन हमें दे रखी है तो ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बी हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। ये चीजें क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। एरो क्या शो कर रही है हमारी? कि डायरेक्शन जो है हमारी ए टू बी की तरफ है। और ए और बी के बीच का डिस्टेंस ए बी क्या कहलाएगा? हमारा मैग्नीट्यूड। एरो हमारी डायरेक्शन को बताएगी। तो हमारी डायरेक्टेड लाइन क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। समझ में आ गई बात? अब दूसरी चीज देखो, अब आपने पढ़ा है 3D के अंदर, ये हमारी 3 एक्सिस हो गई। यहां पे एक एक्स एक्सिस हो गई, एक वाई एक्सिस हो गई और एक जेड एक्सिस हो गई। कोई भी पॉइंट है हमारा स्पेस के अंदर है, रूम के अंदर मान लिया आपने। रूम के 3 कॉर्नर्स को, किसी भी कॉर्नर पे आप फोकस करके देखो, जहां भी बैठे हो रूम में, उसकी एक यहां पे जो कोना होता है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाई को, ऊपर जो जा रही है वाई को, और इस साइड जो आ रही है वो जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान से देखो। और कोई भी रूम के अंदर एक पॉइंट ले लिया हमने ये, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे तीनों कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी, एक्स वाई और जेड की। और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस मान लेते हैं हम, क्या है हमारा? आर। तो यहां पे अगर हमें पोजीशन वेक्टर की बात करूं, ओरिजिन के पॉइंट क्या होते हैं? 0,0,0। तो यहां पे पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट, पी पॉइंट मान लेते हैं, ये ओ हो गया हमारा। तो यहां पे ओपी मींस पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि कोई भी पॉइंट स्पेस में कौन सी पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ओपी कैसे निकलेगा हमारा? इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड माइनस 0 का होल स्क्वायर, जेड स्क्वायर।
और O से लेके P तक हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, R को। तो R जो हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर किसके इक्वल आ गया बच्चों, √x² + y² + z²। इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट की अपनी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ में आ गया यहां तक भी। अब आता है मेन इंपॉर्टेंट काम, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है और डायरेक्शन रेशो क्या होती हैं। एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो के, तो पहले उनका मीनिंग समझेंगे, एक एग्जांपल से सीखेंगे कैसे हम डायरेक्शन कोसाइंस और रेशो को फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस को समझते हैं। आपको एक 3D यहां पे बना लेना है। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। कुछ बच्चे इसको ऐसे बना लेते हैं, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, ठीक है, कैसे भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बच्चों देखो, मान लो कोई भी ये पी पॉइंट था हमारा, इसके कोऑर्डिनेट्स थे हमारे एक्स, वाई और जेड। ये इसका क्या है, पोजीशन वेक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आर वेक्टर। अब ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो भी इस पोजीशन वेक्टर के साथ एंगल बनाएंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहां पे देखो ये एक्सिस, ये एंगल बन गया, एक्स एक्सिस के साथ ये पोजीशन वेक्टर एंगल बना रहा है, इसको मान लेते हैं हम क्या है, अल्फा। वाई एक्सिस के साथ एंगल बनेगा, वो हमारा कैसे बनेगा, ये एंगल होगा हमारा कोई बीटा, और यहां से जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे गामा। एक्स एक्सिस के साथ एंगल अल्फा, ये हमारा बीटा हो गया, ये हमारा गामा एंगल हो गया। तो इस पोजीशन वेक्टर के साथ 3 एंगल बने हमारे, अल्फा, बीटा और गामा। इन तीनों एंगल्स का अगर मैं कोस ले लेता हूं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोस ले लेता हूं तीनों एंगल्स का, तो वो मेरे डायरेक्शन कोसाइंस कहलाएंगे। तो यहां पे देखो क्या लिखेंगे हम, कोसाइंस ऑफ एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। मींस जो भी हमारे ये एंगल बन रहे हैं ना, अल्फा, बीटा, गामा विद द पॉजिटिव एक्सिस, उनके कोस को, उनके साथ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोस फंक्शन लेने ही हमारा क्या कहलाता है, कोसाइंस। ठीक है, ये समझ में आ गया, किसी भी एंगल का कोस फंक्शन लेना हमारा क्या कहलाता है, कोसाइंस। अब यहां पे जो हमारे वैल्यू होती हैं किस तरीके से निकलती हैं, अब देखो पहला एंगल क्या था हमारा, अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइंस होगा वो किसके इक्वल होगा, कोस अल्फा। बीटा जो होगा वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस कोस बीटा, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइंस का क्या होगा हमारा, कोस गामा होगा। निकलेगा कैसे, एग्जांपल लेके करेंगे। सबसे पहले समझ लो, अब मान लो हमारे पास कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, कैसे लिखी जाती है बच्चों, xi प्लस yj प्लस zk, ऐसे ही तो होती है। ये i, j और k हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं। i किसको रिप्रेजेंट करता है, x एक्सिस को, j किसको रिप्रेजेंट करता है, y एक्सिस को, और k किसको रिप्रेजेंट करता है, z एक्सिस को। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो हमारी इस तरीके से लिखी जाती है, xi yj प्लस zk से। अब यहां पे वैल्यू कैसे निकलेगी, कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की। सिंपल सी बात है, कोस अल्फा किसके साथ है, एंगल बना हुआ है एक्स एक्सिस के, तो इसी का हम कंपोनेंट उठा लेंगे, यहां से कोफिशिएंट क्या है हमारा, x डिवाइडेड बाय मोड आर। अब ये मोड आर क्या होता है, मोड आर होता है बच्चों ये जो हमारा पोजीशन वेक्टर है, इस पॉइंट P की पोजीशन, उसका मोडुलस क्या कहलाएगा, कोस अल्फा। फिर हमें कोस बीटा निकालना है, बीटा किसके साथ बनता है हमारा, वाई एक्सिस के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, y बाय मोड आर। और कोस गामा किसके इक्वल आ जाएगा, z बाय मोड आर, मोडुलस आर। ये हो गए हमारे कोसाइंस, और इनको हम और किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको L से, इसको M से, इसको N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब डायरेक्शन रेशो होती है, ध्यान से सुनना, डायरेक्शन रेशो क्या होती है, जो ये कंपोनेंट है ना, कोफिशिएंट है, i के साथ x, y के साथ j, z के साथ k के साथ z, यही हमारे डायरेक्शन रेशो होती हैं। ये x, y, z आर डायरेक्शन रेशो। अब देखो ध्यान से कैसे निकलती हैं, एक एग्जांपल लेके चलेंगे। यहां पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई वेक्टर a इज इक्वल टू, ये मान लिया हमने क्या है, i प्लस j माइनस 2k
ये हमें मान लिया कोई वेक्टर दे रखा है, इसके हमें डायरेक्शन, कोसाइंस और रेशो फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले सिंपल से बात होती है डायरेक्शन रेशो फाइंड आउट करना। डायरेक्शन रेशो कैसे निकलेंगी वो देख लो। यहां पे इसको क्या करो, xi प्लस yj प्लस zk से कंपेयर कर लो बच्चों। x की वैल्यू क्या है यहां पे 1, y की वैल्यू क्या है 1 और z की वैल्यू क्या है -2। तो ये हो गई मेरी डायरेक्शन रेशो। ये चीज तो इजीली कंपेयर करके आप निकाल सकते हो। अब बात आती है डायरेक्शन कोसाइंस की, वो कैसे निकलती है, x बाय मॉडुलस r। अब ये मॉडुलस r कैसे निकलेगा, पीछे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, r इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पिछले पेज पे बताया था ना मैंने। तो यहां से r की वैल्यू निकाल लेते हैं, r मॉडुलस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट x की वैल्यू देखो क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, y की वैल्यू 1 है 1 का स्क्वायर 1, z की वैल्यू -2 है -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या कितना आ गया मेरा अंडर रूट 6 आ गया। समझ में आ गई। अब यहां पे डायरेक्शन कोसाइंस देखो, L इज इक्वल टू किसके होगा x बाय मोड r। L इज इक्वल टू क्या होता है x बाय मोड r। वैल्यू देख लेते हैं, x की वैल्यू क्या है बच्चों 1, मोड r कितना है √6, ये लिख दिया। M इज इक्वल टू क्या होगा y बाय मॉडुलस ऑफ r। कैसे निकलेगा, y की वैल्यू क्या है 1 और r की वैल्यू क्या है अभी अभी निकाली √6 और यहां पे LMN। तीसरा डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, z बाय मॉडुलस r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की वैल्यू क्या है बच्चों -2 अपॉन में √6। तो ये हो गए मेरे डायरेक्शन कोसाइंस। समझ में आ गए या नहीं आ गए। इनको हम कोस अल्फा, कोस बीटा या फिर कोस गामा भी बोल सकते हैं। यह चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक लगे स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करके व्हाट्सएप पे भेज के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा क्या नई चीज आएगी, हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे होती है, ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला जो क्लास 11th में पढ़े थे उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम यहां पे। अब बात आती है एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर्स की एडिशन किस तरीके से करते हैं हम। यहां पे 2 हमारे लॉज हैं, एक ट्रायंगल ला एक पैरेललोग्राम ला, आपने पढ़े हुए हैं, ध्यान से देखो। यहां पे सबसे पहले हम ट्रायंगल लॉ की बात करेंगे। ट्रायंगल लॉ होता क्या है, मान लो एक वेक्टर हमारे पास ये है, इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट होगा। ध्यान रखना ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, ये एंडिंग पॉइंट है बी से रिप्रेजेंट। इसी से कनेक्टेड एक और मान लो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर मान लिया यहां पे बी से सी की तरफ। तो ये जो ए सी की वैल्यू होगी ये कैसे निकलेगी हमारी, ये मान लो हमारी क्या है वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर क्या है बी। तो जो ये रिजल्टेंट होगा ना हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी के इक्वल होगा। ए प्लस बी जो भी सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं, देखो इसकी एरो इसकी टेल से कनेक्टेड है तो ये सेम डायरेक्शन में वेक्टर हुए हमारे। तो ए और बी का सम हमारा किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के। दूसरा ए सी जो इक्वल होगा हमारा वो किसके इक्वल होगा, ए बी प्लस में बी सी के। देखो एरो ध्यान देनी है आपने, ऐसे उल्टी पुल्टी एरो नहीं लगा सकते आप, ए बी को बी ए नहीं लिख सकते। कहीं आप सोचो कि मतलब तो सेम ही है सर, ए बी या बी ए डिस्टेंस तो इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और वेक्टर में डायरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ए से बी की तरफ इस तरीके से एरो लगा के आप इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया ट्रायंगल ला। दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम ला। क्या होता है, ये मान लो हमारा कोई वेक्टर है, इसको रिप्रेजेंट कर लिया, मान ले ए से, ए बी नाम दे दिया। यहां पे मान लो कोई अनदर वेक्टर है, ये इस तरीके से, ठीक है, इसको वेक्टर बी मान लिया हमने। तो इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, डायगोनल। जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो ये रिजल्टेंट कैसे निकलेगा हमारा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी से, क्योंकि ये बी वेक्टर है, ये भी हमारा क्या कहलाएगा, बी वेक्टर कहलाएगा। तो यहां पे ए प्लस बी, इन दोनों का सम इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा यहां पे पैरेललोग्राम ला। मतलब जो भी सेम डायरेक्शन में वेक्टर होंगे उनकी एडिशन हो सकती है। ये समझ में आ गई बात। अब बात आती है कंपोनेंट्स की। अब देखो कोई भी हम वेक्टर लिखते हैं, जैसे मान लो ए वेक्टर लिख दिया बच्चों, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इस तरीके से। तो यहां पे जो एक्स वाई और जेड ये होते हैं, ये हमारे स्केलर कंपोनेंट कहलाते हैं, स्केलर कंपोनेंट।
और जो xi है, yj है और zk है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट। इंट्रोडक्शन से अगर आपने 30-40% भी माइंड के अंदर सेट कर लिया ना, सफिशिएंट है, क्वेश्चंस बहुत इजीली निकालोगे आप। क्वेश्चंस में आपका सारा बेसिक और सारा क्लियर हो जाएगा, बेफिक्र रहना। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टर्म। अब आएगा सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूले का नाम सुनते ही तो आपको क्लास 10th का 7th चैप्टर याद आ गया होगा कुछ, और हमारा 11th क्लास में भी था, तो आपको कुछ इजी लग रहा होगा। वहां पे देखो आपने दो चीजें पढ़ी थी बच्चों। अगर मान लो कोई भी एक लाइन होती है, उसके अंदर रेशो गिवन होती है, कोई भी पॉइंट उसको डिवाइड करता है। ऐसे मान लो कोई लाइन है, इस पे बीच में कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है उसको m/n में, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होते थे, इजीली निकाल लेते थे। आपने वहां पे क्लास 11th में एक टर्म पढ़ी होगी, एक्सटर्नली और इंटरनली। अगर ये पॉइंट हमारा एक्सटर्नली लाई करता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इंटरनली लाई करता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका एक्चुअल मीनिंग अभी मैं बताऊंगा। एक्सटर्नली और इंटरनली का मतलब क्या होता है। यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा क्या होगा, इफ आर मान लो हमारा कोई मिड पॉइंट है, आर डिवाइड्स पी क्यू इंटरनली। मान लिया क्या है, पी क्यू के बीच में लाई कर रहा है हमारा आर पॉइंट। ये मान लो पी क्यू हो गया हमारा, नेमिंग कर लेते हैं, ये पी हो गया हमारा और ये क्यू हो गया। इसके बीच में यहां पे कोई आर पॉइंट लाई कर रहा है और यहां पे कोई पॉइंट ओ है। तो ये ध्यान से देखो, पी और क्यू के बीच में पॉइंट आ रहा है बच्चों, तो ये क्या हो गया हमारा, इंटरनली डिवाइड कर रहा है पी क्यू को। ओ से लेके पी तक का हमारा पोजीशन वेक्टर मान लो क्या है, ए। ओ से लेके क्यू तक का हमारा वेक्टर मान लिया क्या है, बी। तो ओ आर क्या होगा, ये आर कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलता है हमारा ओ आर इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, एम बी। ये मान लो रेशो क्या है, m/n, तो एम बी यहां पे प्लस में एन बी, एन ए। देखो ध्यान से, m/n है, एम बी प्लस में एन ए और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारा, m+n। समझ में आई बात। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल लेंगे अपनी r की। अब अगर मान लो यही r पॉइंट इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा हो, सेकंड क्या होगा केस हमारा, इफ r डिवाइड्स पी क्यू एक्सटर्नली। इस एक्सटर्नली का मीनिंग समझो। सबसे पहले मान लो हमारे पास ये क्या है कि पी क्यू है, ये पी है, ये क्यू है, इस तरीके से, ठीक है। और आर जो पॉइंट है हमारा कहीं बाहर लाई कर रहा है, ये आर पॉइंट हो गया इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, आर पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से कहीं से डिवाइड कर रहा है। कैसे कर रहा है, ये मान लो ओ वेक्टर है, ओ से लेके पी तक ये हमारा वेक्टर मान लिया क्या है, ए। ओ से लेके क्यू तक हमारा वेक्टर क्या है, मान लिया बी। और ये ओ से लेके पी तक ये हमारा वेक्टर क्या होगा, यहां पे आर वेक्टर। अब आप ये सोच रहे होगे सर ये इस पॉइंट पे तो है ही नहीं, इस लाइन पे है ही नहीं, तो ये इसको डिवाइड कैसे कर रहा है। आप कह रहे हो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, ये तो इसके ऊपर है ही नहीं, ये तो बाहर है, डिवाइड कर ही नहीं रहा। बच्चों ये जो फिगर होता है ना, ये 3D में होता है। ये जो आर पॉइंट है कहीं यहां पे है, स्पेस के अंदर, जहां पे मेरी ये पिन दिख रही है आपको पेन की, तो ये इसको बाहर लाई कर रहा है। एक तो इसके ऊपर लाई करना, एक इसके बाहर लाई करना। देखो इस तरीके से, जहां पे पिन है ये बिल्कुल इसके पीक्यू के ऊपर नजर आ रही होगी, पीक्यू लाइन पे, बट ये बाहर है, तो ये एक्सटर्नली हुआ। इस आर पॉइंट को यहां स्पेस में मान के चलो। तो इस तरीके से हम ओ आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये पूरा जो होगा हमारा रेशो m होगी और ये जो रेशो होगी ये हमारी क्या होगी, n। अब रेशो कैसे निकलेगी, ओ आर इज इक्वल टू आर इक्वल टू यहां पे m की मल्टीप्लाई b से एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय m माइनस n। इस तरीके से अगर हमारा r जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, इंटरनली होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा। अब आपको कैसे पता लगे कि सर एक्सटर्नली है या इंटरनली है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन करके देगा कि जो r पॉइंट है उसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है या इंटरनली कर रहा है। बट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। समझ में आ गया, क्लियर है। अब सीखेंगे हम थोड़ी सी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से निकाली जाती हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पे डॉट प्रोडक्ट की।
डॉट प्रोडक्ट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? मान लो ए वेक्टर है हमारे पास कोई भी, ठीक है, और मान लो एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर है, उसकी भी यहां पे वैल्यू दे रखी है हमारी xi प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी हमारी आई जे के से ही रिप्रेजेंट की जाती है, ठीक है। तो यहां पे हमारे वेक्टर्स हो गए। अब जैसे मान लो यहां पे क्या है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, ऐसे वेक्टर गिवन है। यहां पे क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2k, इस तरीके से मान लो वेक्टर दे रखा है हमें। अब हमें मान लो डॉट प्रोडक्ट करनी है बच्चों, a डॉट b, इस तरीके से a और b की डॉट प्रोडक्ट। तो कैसे होती है, ध्यान से देखो, x1 की x2 से पहले मल्टीप्लाई होगी, डॉट प्रोडक्ट होगी। यहां पे i वेक्टर है, ये भी i वेक्टर है, तो i वेक्टर और i वेक्टर की अगर डॉट प्रोडक्ट होगी तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो यहां पे x1 x2 की मल्टीप्लाई जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, x1 x2, और i डॉट i किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। समझ में आई? ऐसे ही j डॉट j अगर मैं निकालूंगा, j डॉट j ये भी हमारा 1 के इक्वल होता है, और k डॉट k भी हमारा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं i की j के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, देखो एक बार तो x1 की x2 से होगी, y1 की y2 से, z1 की z2 से। अब हमें x1 की y2 से भी करनी पड़ेगी, z2 से भी। तो इसका मतलब i की j से मल्टीप्लाई होगी और i की k से मल्टीप्लाई होगी। अगर हमारे पास i डॉट j आ जाए या फिर i डॉट k आ जाए, कोई डिफरेंट वेक्टर हो, तो इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमारी 0 होती है। क्या होती है, 0। कैसे होती है, रीजन सुन लो। अब हमारा जो a डॉट b होता है वो किसके इक्वल होता है बच्चों, मोड a मोड b कोस थीटा के। a डॉट b किसके इक्वल होता है, मोड a मोड b कोस थीटा। अब यहां पे कोस थीटा का मतलब ध्यान से देखो क्या है बच्चों, i और i वेक्टर, ये i वेक्टर है, इसके ऊपर ही i वेक्टर है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसलिए ये 1 आता है हमारा। i और j वेक्टर, मैंने कहा है i और j की अगर मल्टीप्लाई करेंगे, i वेक्टर तो ये हो गया हमारा, j वेक्टर क्या होगा बच्चों, इसके परपेंडिकुलर, क्योंकि x और y होंगे। तो यहां पे एंगल कितना बनेगा, 90, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो a डॉट b हमारा क्या आ जाएगा, यहां पे 0 वैल्यू देगा। समझ में आ गई बात? थोड़ा सा बताया मैंने, बाकी फिजिक्स में 11th क्लास की वीडियो में एक में बता रखा है, ये आ गया। अब यहां पे a डॉट b इज इक्वल टू मोड a मोड b कोस थीटा हो गया, और कोस थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो किसके इक्वल होगा हमारा, a डॉट b अपॉन में मोड a और मोड b, ये हो गया मेरा कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन में मोड a मोड b। अब ये मोड a और मोड b क्या होता है, मोड a समझ लो क्या होता है बच्चों, मोड a कैसे निकलेगा, जो भी हमें ये वेक्टर दे रखा है ना, x1i प्लस y1j प्लस z1k, इनके कोफिशिएंट उठा लो, x1 y1 और z1, तो इनका अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, इससे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, हमारा मोड a कहलाएगा। ऐसे ही b का मोड निकाल लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कोस थीटा की। समझ में आ गया डॉट प्रोडक्ट? अब यहां पे सीख लेते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट, अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, सिमिलरली a वेक्टर और b वेक्टर है हमारे पास, a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा के इक्वल। अब यहां पे आप ये सोचोगे सर ये क्रॉस है ये डॉट है, इन दोनों का मतलब तो मल्टीप्लाई है, नहीं, यहां पे डिफरेंट मतलब होता है बच्चों। डॉट प्रोडक्ट में डॉट यूज करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में हम क्रॉस साइन यूज करेंगे, और a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। और साइन थीटा हमारा कैसे निकलेगा, मोड ऑफ a क्रॉस b अपॉन में मोड a इंटू मोड b। अब ये क्रॉस कैसे निकलती है, ध्यान से सुन लो, a क्रॉस b ये कैसे निकलेगा, इसके लिए सिंपल सा तरीका होता है, हम दो वेक्टर मानते हैं अपने, यहां पे हमने क्या मानना है, x1i y1j प्लस z1k, इसको कुछ और मान लेते हैं हम। a वेक्टर मान लिया हमारे पास क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। b वेक्टर हमारे पास मान लो क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k, इस तरीके से। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले देखो हमारे तीन वेक्टर होंगे i j और k। i का कंपोनेंट यहां पे क्या है, a1,
यहां पे क्या है B1 लिख दिया। J के कंपोनेंट क्या है A2 B2, तो यहां पे A2 और B2 लिखेंगे। K के कंपोनेंट क्या है बच्चों A3 और B3 हैं, इस तरीके से लिखेंगे, लिख दिए। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी देख लो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ब्रैकेट लगाएंगे, सबसे पहले हमारे पास आएगा कंपोनेंट I कैसे निकलेगा, I वाले को हम क्या कर लेंगे हाइड। बच गए क्या हमारे पास A2 A3 B2 B3 बच गए। A2 की B3 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस में A3 की B2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। A2 की B3 से तो क्या हो जाएगा A2 B3 माइनस A3 B2 समझ में आई बात, माइनस का साइन। फिर हम क्या करेंगे, J वेक्टर J कंपोनेंट निकलेगा हमारा, तो J वाले को हाइड कर देंगे। अब कौन कौन से बच गए A1 B1 A3 B3। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे आपको A1 B3 की मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, कहीं आप ये कर दो A1 की B3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आपको करना क्या है, यहां पे A3 की B1 से मल्टीप्लाई करनी है। अगर एक ऑर्डर में चला रहे हो ना आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे प्लस साइन लेना है। अगर आप A1 की B3 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो आपको माइनस साइन लेना है। अगर आप A3 देखो ध्यान से, मैं दोबारा बताता हूं, इसको हाइड किया हमने पहले क्या किया था, इसको हाइड किया था, A2 की B3 से की थी, फिर A3 की B2 से की थी। अब हमने इसको हाइड कर लिया। अगर मैं A3 की B1 से करना चाहता हूं, फिर माइनस में B3 A1 करना चाहता हूं, तो आपको यहां लेना है प्लस का साइन, अदरवाइज लेना है आपको माइनस साइन। यहां पे माइनस साइन लेंगे तो हमारा क्या होगा, A1 की B3 से मल्टीप्लाई A1 B3, फिर A3 B1 माइनस में A3 B1। फिर हमें क्या करना है, K कंपोनेंट निकालना है। K कंपोनेंट के लिए प्लस का साइन आएगा, यहां पे K आ गया, K को हाइड करेंगे। अब A1 की B2 से मल्टीप्लाई, तो A1 B2 माइनस में A2 B1। इस तरीके से हमारी क्या निकलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां पे कोई वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी, उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, साइन थीटा आ जाएगा। समझ में आया, कुछ क्लियर है। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। अब लास्ट टर्म बचती है हमारी एक, यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है। यूनिट वेक्टर, मान लो आपको कोई वेक्टर दे रखा है A, XI प्लस YJ प्लस ZK, ऐसे वेक्टर दे रखा है, और आपको A का यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है A की कैप। कैसे निकलेगी, A वेक्टर हमारा एज इट इज जो भी है अपॉन में मॉडुलस ऑफ A, इसके मोड से इसको डिवाइड कर लो, तो वो निकल जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर। बाकी क्वेश्चंस करेंगे, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। यहां से आपको 30-40% समझ में आया होगा चीजें। बाकी एग्जांपल्स यहां पे लेंगे, हम एग्जांपल्स करेंगे, और सारे के सारे क्वेश्चंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।